नहीं है, ठीक है। अब चेक करना एक बार, साउंड अब होगा क्लियर। चेक करिएगा एक बार जल्दी से। चेक करो भाई, अब साउंड वगैरह सब कुछ ठीक होगा बिल्कुल। चलिए अब बिल्कुल सब कुछ सही होगा। गुड इवनिंग हर्षित, वेरी गुड इवनिंग रवि। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चे हम जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको कंडेंसर बता रहा था कि कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, कंडेंसर को हम कहते हैं संघनित्र, और कंडेंसेशन, ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए और हम एयर कोल्ड कंडेंसर आपका कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, चलिए, और यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू रेफ्रिजरेटरों में फिन टाइप कंडेंसर को रेफ्रिजरेटर के किस ओर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो फिन टाइप कंडेंसर लगे होते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो फिन टाइप कंडेंसर लगे हुए होते हैं, ये कहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के आगे लगे होते हैं, पीछे लगे होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, नीचे लगे होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में देखिए, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो कंडेंसर होते हैं नॉर्मली कौन से होते हैं, फिन टाइप कंडेंसर। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर सिंपल आपसे पूछता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में किस तरह के कंडेंसर होते हैं, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, फिन टाइप कंडेंसर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो कंडेंसर होते हैं, सिंपली आप क्या बोलोगे, फिन टाइप कंडेंसर इसमें लगे हुए होते हैं। तो आपको इनकी पोजीशन बतानी है कि ये कहां पर लगे हुए होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ये कहां पर लगे होते हैं, पीछे की ओर लगे होते हैं। और ये आपने देखा भी होगा, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होगा, इसे ध्यान से देखेगा, और पीछे की तरफ इस तरह की एक जाली लगी हुई होगी, इस तरह की एक जाली लगी हुई होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फिन टाइप कंडेंसर। फिन टाइप कंडेंसर इसे ही बोला जाता है। और ये कहां पर लगे होते हैं, एट द बैक साइड ऑफ रेफ्रिजरेटर। फिन टाइप फिन टाइप कंडेंसर, और ये कहां पर लगे होते हैं, पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एयर कोल्ड कंडेंसर में प्रयुक्त पिंस को रेफ्रिजरेटर की सतह से कितनी दूर पर लगाना चाहिए। एयर कोल्ड कंडेंसर में प्रयुक्त पिंस को रेफ्रिजरेटर की सतह से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो जो कंडेंसर की जो फिन्स होती हैं, ये रेफ्रिजरेटर की जो सतह है, सरफेस है, इससे कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, तो डेटा वाला क्वेश्चन है, सीधा याद रखिएगा कि ये 10 से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो ए पार्ट यहाँ पर सही है।
डेटा वाला क्वेश्चन सिंपल, आपको इसका आंसर याद रखना है। 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगी हुई होनी चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन आसानी से हो पाए। ठीक है। दूसरा, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिल्कुल ही सटा कर लगा दोगे, ठीक है, तो हवा अच्छे से पास नहीं हो पाएगी। तो इतनी दूरी पर हमें इसे लगाना चाहिए ताकि हवा इसमें आसानी से पास कर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर को हमें जो ठंडा रखना है वो एयर के सर्कुलेशन से ही रखना है, एयर के द्वारा ही हीट का ट्रांसफर होना है। और आप बिल्कुल सटाकर इसे मिला दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हवा का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। ए पार्ट यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर गिवन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर आपके सामने गिवन है और इस रेफ्रिजरेटर में आपको बताना है कि कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है कि फिन टाइप कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, फिन टाइप कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, बी कहता है कि प्लेट टाइप कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, डी कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और सी कहता है बॉडी कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। आपके सामने एक रेफ्रिजरेटर गिवन है और आपको बताना है कि इसमें किस तरह का कंडेंसर लगा हुआ है। फिन टाइप कंडेंसर लगा हुआ है, प्लेट टाइप कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, बॉडी कंडेंसर इसमें लगा हुआ है, और ऑप्शन डी कहता है कि इसमें किसी तरह का भी कंडेंसर नहीं लगा हुआ है। बोलो भाई क्या सही आंसर होने वाला है। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका प्लेट। ये आप पीछे की तरफ देखोगे ना तो आपको क्या दिख रही है, इसमें प्लेट लगी हुई दिख रही है। जब आप इसे पीछे से इस तरह से ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक प्लेट दिख रही होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंडेंसर लगा हुआ है, इसमें प्लेट टाइप कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट हो जाता है बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपका प्लेट टाइप कंडेंसर, प्लेट टाइप कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, प्लेट टाइप कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेट टाइप कंडेंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंडेंसर में फिन्स कॉम्ब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो कंडेंसर में फिन्स कॉम्ब। ठीक है, तो एक कंडेंसर में फिन्स कॉम्ब की हम बात करें तो फिन्स कॉम्ब का इस्तेमाल क्यों करेंगे। ठीक है, इसे साफ करने के लिए करेंगे, फिन्स पर धूल डालने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हमें धूल डालनी है अलग से, फिन्स को पॉलिश करने के लिए नहीं, फिन्स को सीधा करने के लिए नहीं। ठीक है, तो फिन्स को क्लीन करने के लिए, तो क्लीन द फिन्स, तो क्लीन द फिन्स हम क्या यूज करते हैं, फिन्स कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। कंडेंसर में फिन्स कॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। क्योंकि लंबे टाइम तक जब कंडेंसर आपका चलता रहेगा तो इसमें धूल वगैरह आती है, तो इसकी सफाई के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिन्स कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंडेंसर कार्यरत है। देखिए अब जो पेपर में आपको क्वेश्चन दिखने वाला है उसमें इमेज थोड़ी इतनी क्लियर नहीं होती, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होना होगा। ठीक है, कि ये किस तरह की इमेज दी गई है। कभी कभी ये बुक से इमेज उठाई जाती है तो कभी कभी आपको क्लियरली दिख जाएगी, लेकिन कभी कभी इस तरह से थोड़ी सी लाइनें क्लियर आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या पूछना चाहता है। तो एक कंडेंसर आपको गिवन है यहाँ पर और आपको बताना है कि यह किस तरह का कंडेंसर गिवन। ठीक है, इस फिगर में एक कंडेंसर आपको दिख रहा होगा,
और आपको बताना है कि यह कौन सा कंडेंसर है। ठीक है, यह फिन्स टाइप कंडेंसर है, यह फिन्स टाइप कंडेंसर है। ठीक है, यह प्लेट टाइप कंडेंसर है, यह एयर कूल्ड कंडेंसर है, या ये आपका डबल पाइप कंडेंसर है। देखिए डबल पाइप जैसे तो कुछ है भी नहीं, और हमने अभी आपको डबल पाइप बताया भी नहीं है। ठीक है, एयर कूल्ड कंडेंसर तो बिल्कुल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यह एयर कूल्ड कंडेंसर नहीं है। लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो इसमें आपको जाली की तरह दिखाई देगा। इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पर आपको इस तरह की ये जाली टाइप की दिखाई देगी। जब आप देखोगे ना, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर लगा होगा, जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें भी इस तरह की जाली बनी हुई होगी, इस तरह की जाली बनी हुई होती है। ठीक है, और ये हमें कैसे पता लग रहा है, आप जब साइड से इसे देखोगे ना, इस तरह से यहाँ पर ये पाइप निकले हुए हैं। ठीक है, लेकिन इमेज ऐसी होगी है कि इससे आपको क्लियरली नहीं समझ आ रहा है। लेकिन ये आपका जो कंडेंसर है कौन सा है, ये आपका फिन्स टाइप कंडेंसर है। ठीक है, तो जहां पर इस तरह की पीछे जाली लगी हुई होती है, इसे हम बोलते हैं फिन्स टाइप कंडेंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए पार्ट सही रहने वाला है। ये है आपका फिन्स टाइप कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घर में लगने वाले रेफ्रिजरेटर में कितने प्रकार के एयर कूल्ड कंडेंसर लगते हैं। तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होंगे उसमें कितनी तरह के एयर कूल्ड कंडेंसर हम जनरली लगा सकते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब तो सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए। बोलो भाई। घर में लगने वाले रेफ्रिजरेटरों में कितने प्रकार के एयर कूल्ड कंडेंसर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अरे दो ही तरह के होते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। एक मैंने आपको बताया है सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा, एक आपका इसमें हो जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू जो होता है, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। और दूसरा इसमें क्या होने वाला है, दूसरा इसमें होने वाला है फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। तो बेसिकली दो तरह के कंडेंसर इसमें लगे होते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर, और दूसरा इसमें होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो सी पार्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीयूएफ का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो पीयूएफ के बारे में मैंने शायद आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। अगर पीयूएफ की आप बात करोगे तो पीयूएफ क्या होता है, पॉलीयूरेथीन फॉर्म, पॉलीयूरेथीन फॉर्म, ये होता है आपका पीयूएफ। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि ये उष्मा का कुचालक होता है। ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि ये उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ये अपने अंदर से हीट को आसानी से बहने नहीं देता है, उसके प्रवाह को रोकता है। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करें तो बहुत कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी
अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि उसमें चालकता की हम बात करें, उसमें चालकता की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? ये आपकी लगभग होती है 10⁻³ वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो PUF आपका होता है पॉलीयूरिथेन फॉर्म। ये क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उसमें के कुचालक होते हैं, यानी कि ये हीट के ट्रांसफर को रोकते हैं। जनरली रेफ्रिजरेटर की दीवारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम रहेगा, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, तो बाहर की उसमें अंदर ना आने पाए, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? 10⁻³ वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है, जी यानी कि पॉलीयूरिथेन फॉर्म। PUF का पूर्ण रूप कौन सा है? डी, पॉलीयूरिथेन फॉर्म। डी पार्ट यहां पर इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। PUF यानी कि पॉलीयूरिथेन फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। PUF एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तापमान मापने का साधन यानी कि एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तापमान बनाए रखने का साधन, ठीक है, टू मेंटेन द टेम्परेचर, एक इंसुलेट सामग्री है या सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बोलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है अब तो ये। ठीक है ललित, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब एक आसान क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि मैं आंसर आपको पहले ही बता चुका हूं। PUF एक है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह एक टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, तापमान बनाए रखने के लिए यानी कि टू मेंटेन द टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर, ऐसा भी कुछ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह एक इंसुलेट सामग्री है, इंसुलेट मटेरियल है, ऐसा भी बिल्कुल है। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पर हमारा सही है, इसके अलावा क्या है? सभी गलत है। तो PUF आपको याद रखना है, पॉलीयूरिथेन फॉर्म एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और इसे रेफ्रिजरेटर की वॉल्स यानी कि दीवारों में इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धूल एवं गंदगी युक्त कंडेंसर को कहते हैं, ठीक है, इसे स्केलिंग कहते हैं, इवापोरेटर कहते हैं, फिन टाइप कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, कंडेंसर विद डस्ट एंड इम्प्योरिटीज तो नहीं बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल, इसको तो इसे स्केलिंग कहते हैं, इसे इवापोरेटर कहते हैं, इसे फिन टाइप कंडेंसर कहते हैं, या इसे टॉक्ड कंडेंसर कहते हैं। धूल एवं गंदगी युक्त कंडेंसर को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जो कंडेंसर आपके लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर में, जहां पर भी लगा हुआ है, इसमें धूल या डस्ट पार्टिकल अच्छे से बिल्कुल घुस गए हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका फंक्शन ही बदल जाएगा, ये इवेपोरेटर की तरह काम करेगा। ठीक है,
इसे फिन टाइप कंडेंसर हम कहने लगेंगे। ये क्या है, सिंपल चौक हो गया है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं चोक्ड कंडेंसर, यानी कि सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो कंडेंसर पर जब अच्छे से इसमें धूल घुस जाएगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, चोक्ड कंडेंसर इसे हम बोलेंगे। तो सी पार्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल हमारा सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के एयर कूल कंडेंसर में पंखे या ब्लोअर द्वारा वायु उत्पन्न की जाती है, प्राकृतिक कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, सेल एवं ट्यूब कंडेंसर, सेल एवं कोयल कंडेंसर। तो ये मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले ही, सीधा आपको याद रखना है कि आपका जो फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल कंडेंसर होता है तो उसमें फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है, पोस्ट कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है, इसमें फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। आपका पोस्ट कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है, फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है, इसमें फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एयर कूल कंडेंसर के कॉइल को साफ करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर जो लगा हुआ है, एयर कूल्ड कंडेंसर आपका जो है, इसकी कॉइल की क्लीनिंग के लिए ट्राई नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सी पार्ट यहाँ पर सही रहने वाला है। एयर कूल्ड कंडेंसर की क्लीनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो शुष्क नाइट्रोजन यानी कि ट्राई नाइट्रोजन का। सी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है, यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर के गुण। मेरिट्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर के गुण, ठीक है। सबसे पहला, अगर इसका कंपैरिजन हम करते हैं बाकी किसी कंडेंसर से, तो यहाँ पर क्या है, ये सस्ता होगा, चीप ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। निर्माण की सादगी के कारण ये कैसा होगा, सस्ता होगा। इसके अलावा जो कंडेंसर आप देखोगे थोड़े से बनाने में भी मुश्किल होते हैं और उनकी कॉस्ट भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। लेकिन ये आपका होता है चीप ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की सादगी के कारण ये आपका सस्ता होता है। दूसरा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो आती है ये भी कैसी रहेगी, कम रहेगी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, कम रख रखाव लागत। दूसरा, इसमें पाइपिंग वगैरह का जो काम होता है ये कम रहेगा। जैसे कि आप वाटर कूल्ड कंडेंसर में देखोगे तो वहां पर पानी को ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो नो पाइपिंग वर्क इन्वॉल्व, कोई पाइपिंग कार्य शामिल नहीं है। दूसरा, जब आप वाटर कूल्ड कंडेंसर की बात करोगे तो वहां पर जो आपका कंडेंसर होगा ये पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इसमें कोरोजन यानी कि जंग लगने की समस्या हो सकती है। लेकिन एयर कूल्ड कंडेंसर में ऐसी प्रॉब्लम भी कैसी रहेगी, ये भी कम रहने वाली है। तो नेग्लिजिबल कोरोजन इफेक्ट, ठीक है, नगण्य संचारण प्रभाव। लास्ट में कहता है डिस्पोजल ऑफ एयर इज इजियर इन कंपैरिजन टू डिस्पोजल ऑफ वाटर। देखिए एयर कूल्ड कंडेंसर कितना आसान है, ठीक है। वहां पर पानी के सर्कुलेशन के लिए, यानी कि जब आपने कंडेंसर को ठंडा किया तो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसे अरेंज करोगे, फिर से किस साइकिल के थ्रू आप फिर से इसे वापस लेकर आओगे। लेकिन अगर हम एयर कूल्ड कंडेंसर की बात करते हैं तो सिंपली कंडेंसर से हवा में गर्मी जा रही है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एसी लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सिंपल जो कंडेंसर है इससे गर्मी हवा में चली गई, ठीक है, बाकी आपको इसके बाद कुछ लेना देना नहीं होता है।
तो लास्ट में कहता है डिस्पोजल ऑफ एयर इज इजियर इन कंपैरिजन टू डिस्पोजल ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के निपटान की तुलना में हवा का निपटान आसान होता है। तो ये सारी होती हैं इसकी मेरिट्स। देखो एक बार जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आगे देखिएगा, आगे बात करता है डीमेरिट्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कमियां हो सकती हैं एयर कूल्ड कंडेंसर के दोष। सबसे पहला जो आप डीमेरिट देखोगे तो कूलिंग कैपेसिटी। भाई पानी से आप ज्यादा ठंडा कर सकते हो, हवा से आप कम ठंडा कर पाओगे। तो ये छोटे प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कैसी रहेगी, यहाँ पर कम रहने वाली है। Their use is restricted to small capacity refrigeration unit। ठीक है, उनका उपयोग कम क्षमता वाली प्रशीतन इकाइयों तक ही सीमित है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज लो। गर्मी हस्तांतरण की दर कम है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसा रहेगा, यहाँ पर कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ऑन द कंडेंसर सरफेस एरिया इज अनइवन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो हवा आती है कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में, ये भी हर एक पॉइंट पर अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस से यहाँ पर ये काफी अफेक्ट होती है। दूसरा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अगर रेफ्रिजरेटर की वॉल से और कंडेंसर जो होता है इनके बीच के डिस्टेंस की बात करोगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर का ये रहता है। तो ये सारी होती हैं डिमेरिट्स ऑफ एयर कूल्ड कंडेंसर। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो अभी हमने जो देखा, जब हम एयर से इसे कूलिंग कर रहे थे तो हमने इसे बोला एयर कूल्ड कंडेंसर, और जब पानी से इसकी कूलिंग करेंगे तब हम इसे बोलेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो द कंडेंसर विच इज cooled by water is called water cooled condenser। there are 3 types of water cooled condenser। ठीक है, जहां पर कंडेंसर को पानी द्वारा ठंडा किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। कंडेंसर जिसे पानी से ठंडा किया जाता है वाटर कूल्ड कंडेंसर कहलाता है। 3 प्रकार के वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं, कौन कौन से, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर के आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा वाटर कूल्ड कंडेंसर है। ठीक है, अब हमें आगे एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर कौन सा है, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, दूसरा सेल एंड कॉइल कंडेंसर, एंड थर्ड वन इज द डबल पाइप कंडेंसर। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल कंडेंसर, एंड थर्ड वन इज द डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है, जल्दी एक बार यहाँ तक देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कॉइल कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, वाटर कूल्ड कंडेंसर के टाइप्स। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई या इसमें कहीं डाउट है? ठीक है, वेरी गुड कविंद्र। बच्चे जल्दी हो जाएगा सिलेबस, अब आपका ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, जो मेन पार्ट आप देख ही चुके हो, लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। छोटे मोटे आपके टॉपिक हैं, जल्दी कवर कर देते हैं। पूरी कोशिश ये रहेगी कि लगभग आपकी 15 से 20 क्लास लगे मैक्सिमम,
पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हो भी जाएगा। आपके लगभग 5 से 7 टॉपिक हैं और 2-2 3-3 क्लास लगनी है, ठीक है। तो वही लगा लो 15 से 20 क्लास और आपका सिलेबस कंप्लीट। कोशिश करेंगे इससे जल्दी हो पाए, पूरी कोशिश रहेगी कि इससे भी जल्दी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चे आपको गिवन है सबसे पहला हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम ही याद रखना है कि इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। देखिए जब ये कंडेंसर इस तरह से लेटा हुआ है तो हमने इसे बोला है हॉरिजॉन्टल सेल, ठीक है, यानी कि ये कैसा है, क्षैतिज है, ठीक है। दूसरा, जब आप इस कंडेंसर को ध्यान से देखोगे तो इस कंडेंसर में आपको क्या दिख रहा है, ये ट्यूब दिख रही है, ठीक है, इस तरह की ये ट्यूब होती है और ये कनेक्टेड होती है, ठीक है। इमेज, ये फिगर इस तरह से क्या होता है, ये अंदर ही अंदर कनेक्टेड होती है। तो इसमें ट्यूब होगी, ये ट्यूब लगी हुई है, और ये क्या है, सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या है, ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। ये क्षैतिज लेटा हुआ है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब इस कंडेंसर में क्या होता है, कंप्रेसर से जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो वेपर होती हैं वो निकल कर आती हैं, ठीक है। कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर निकल कर आती हैं और वो सिंपली यहाँ से एंटर करती हैं, ठीक है। कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर निकल कर आती हैं और वो यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, यानी कि ट्यूब में एंटर करती हैं। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर होती हैं वो ट्यूब में एंटर करती हैं या सेल में एंटर करती हैं। तो आपको याद रखना है ये जो एंटर करती हैं ये ट्यूब्स में एंटर करती हैं। तो यहाँ से ट्यूब्स के अंदर रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर करेगी और यहाँ से पानी एंटर करता है, ठीक है। यहाँ से पानी अंदर जाएगा यानी कि पानी सेल के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो पानी लगातार जो ट्यूब्स हैं इनके कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ से गर्म वेपर आएंगी, गर्म वेपर, ठीक है, ट्यूब्स के अंदर जाती रहेंगी और ट्यूब्स का कांटेक्ट पानी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हर एक पॉइंट पर लगातार होता रहेगा, ठीक है। तो वेपर नीचे की तरफ आती रहेंगी, ठंडी होती रहेंगी, आती रहेंगी, ठंडी होती रहेंगी, और यहाँ पर आने के बाद ये लगभग लिक्विड यानी कि द्रव में बदल जाती है और ट्यूब से जो बाहर निकलेगा वो द्रव बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, यहाँ से ठंडा पानी जाता है और यहाँ से जो निकल कर आएगा ये पानी आपका कैसा होगा, गर्म हो जाता है, क्योंकि वेपर अपनी उष्मा को, वेपर अपनी हीट को ठंडे पानी को दे देती है, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो कंडेंसर होता है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। याद आपको क्या क्या रखना है, ट्यूब के अंदर जाती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर, बाहर जो निकलती है रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में बाहर निकलता है, यहाँ से ठंडा पानी जाएगा, ठीक है, और यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल कर आता है, ठीक है। यह है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, जिसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर की हम बात कर रहे हैं, बाकी सेम वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। और ये क्वेश्चन आपका पेपर में एक छोटा सा पूछा गया है, निम्न चित्र में कौन सा कंडेंसर दर्शाया गया है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा ये आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। आपको बताना है कि फिगर में जो आपको दिख रहा है ये कौन सा कंडेंसर है, तो ये कौन सा कंडेंसर है, हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है।
हॉरिजॉन्टल सेल एंड ट्यूब वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है ललित, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है वर्टिकल ओपन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। ठीक है, वर्टिकल ओपन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। तो इस तरह का जो कंडेंसर होता है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। ठीक है, सिंपल आपको एक फिगर देगा और उसका नाम पूछ लेगा, तो सिंपली आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये कौन सा है आपका वर्टिकल ओपन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, इसका नाम याद रखो। ये आपका है वर्टिकल सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। ठीक है, जब ये इस तरह से लेटा हुआ था तो हमने इसे कहा हॉरिजॉन्टल, और जब ये इस तरह से खड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकल ट्यूब। लास्ट में आपका है, ठीक है, सेकंड लास्ट आपका है सेल एंड कोयल कंडेंसर। ठीक है, तो इस तरह का जो कंडेंसर होगा इसे हम बोलेंगे सेल एंड कोयल कंडेंसर। तो एक आपका था सेल एंड ट्यूब। ठीक है, उसके अंदर ट्यूब्स लगी हुई थी, और जब आप इसे देखोगे तो इसमें क्या है, इस तरह की कोयल लगी हुई है, तो इसे हम बोलेंगे सेल एंड कोयल टाइप कंडेंसर। इस कंडेंसर में जो पानी एंटर करेगा, ठीक है, यहां से आपका ठंडा पानी एंटर करता है। ठीक है, यहां से आपका ठंडा पानी एंटर करेगा और पानी उष्मा ले लेगा रेफ्रिजरेंट से, और यहाँ से आपका गर्म पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आपकी रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम कंप्रेसर एंटर करेंगी। ठीक है, और लगातार इसमें जाती रहेंगी, और यहाँ से कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से बाहर निकल कर आता है। डिफरेंस क्या है, वहां पर ट्यूब्स थी, यहाँ पर कोयल होती है, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सेल एंड कोयल टाइप कंडेंसर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टाइप का कंडेंसर है। फर्स्ट में आपका सेल एंड ट्यूब था। ठीक है, सेल एंड ट्यूब में फिर एक आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक आपका वर्टिकल हो जाता है। सेकंड आपका सेल एंड कोयल टाइप है। और तीसरा अगर आप बात करोगे तो तीसरा आपका होता है डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है, डबल पाइप क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या है, यहाँ पर सिंपली एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप लगा होता है। मान लिया एक पाइप आपका ये हो गया, और ये पाइप एक दूसरे पाइप के अंदर लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर दो पाइप हैं, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, डबल पाइप। यहाँ पर एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप लगा हुआ है, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डबल पाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हो। तो एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बना सकता है, देखिएगा, यहाँ से पानी एंटर करेगा, यहाँ से ठंडा पानी इसमें एंटर करेगा, और ये आपका ठंडा पानी चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये आपका ठंडा पानी लगातार चल रहा है, ये ठंडा पानी लगातार इसमें चल रहा है। ठीक है, ये ठंडा पानी जा रहा है, तो जाने दो। यहां से रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम कंप्रेसर एंटर करती हैं, और ये इस डायरेक्शन में बहेंगे। एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वेपर जाती रहेंगी इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या है, हर एक पोजीशन पर पानी के बहने की डायरेक्शन और वेपर के यानी कि रेफ्रिजरेंट के बहने की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि विपरीत है। ठीक है, पानी अगर इधर बह रहा है तो वेपर किधर बह रही है, वेपर इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये वेपर की डायरेक्शन है। और अगर इस डायरेक्शन की बात करोगे तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये पानी की डायरेक्शन है, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। क्या विपरीत है, इनके फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन यानी कि बहने की दिशा, फ्लो डायरेक्शन यानी कि बहने की दिशा। तो ये आपका हो जाता है डबल पाइप कंडेंसर। और डबल पाइप कंडेंसर भी किसका एग्जांपल है, ये भी आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर का एक एग्जांपल है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतने रखते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इवेपोरेटिव कंडेंसर क्या होता है। तो इन्हीं के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।
ठीक है, तो ये आपका है वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर के एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि वाटर कूल्ड कंडेंसर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका सेल एंड ट्यूब कंडेंसर है, इसमें आपका सेल एंड कोयल कंडेंसर है, इसमें आपका डबल पाइप कंडेंसर है। ठीक है, सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल एंड कोयल कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर। डिफरेंस क्या है, एक सेल होगी, सेल के अंदर ट्यूब है, ये आपका सेल एंड ट्यूब कंडेंसर है। अब इसकी पोजीशन भी दो तरीके से हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टली होगा, एक वर्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो सेल एंड ट्यूब कंडेंसर में भी आप इसे दो तरह से देख सकते हो। कैसे कैसे, एक आपका इसमें हो सकता है हॉरिजॉन्टल, एक आपका इसमें हो सकता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका इसमें हो सकता है वर्टिकल। अगर उसके अंदर कोयल लगी हुई है तो आप इसे बोलोगे सेल एंड कोयल कंडेंसर। ठीक है, और अगर एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप लगा हुआ है तो इसे आप बोलोगे डबल पाइप कंडेंसर। ठीक है, इस तरह से एक पाइप मैंने पहले ये बना दिया, और इसी के ऊपर इस तरह से दूसरा पाइप ये हो गया। तो एक पाइप के अंदर बहेगा पानी, मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया पानी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहने वाली है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेफ्रिजरेंट बहने वाला है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेफ्रिजरेंट बहने वाला है। ये आपका होता है डबल पाइप कंडेंसर। बोलो भाई, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आती है या इसमें कहीं डाउट है? ठीक है, बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, और कल की क्लास में कंडेंसर को हम कंप्लीट करें। बताओ भाई, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बता सकते हो। बाकी सिंपल थ्योरी है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ऐसी कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल थ्योरी आपको एक बार पढ़नी है और पढ़ने से ही याद हो जाएगी, ऐसा कुछ ज़्यादा भी इसमें रटने का कुछ है नहीं। ठीक है, वेरी गुड। कल इसे कंप्लीट कर देंगे और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर। ठीक है, बहुत अच्छे, चलिए शानदार। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम पर, और कंडेंसर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा।